हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। सेमीकंडक्टर 11th स्टैंडर्ड का आज डिस्कशन होने वाला है। यहाँ पर शुरुआत यहाँ से करते हैं बच्चों। एटम जो होते हैं उसके अराउंड, उसमें न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनके पास स्पेसिफिक एनर्जी होती है। मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी मिली है और उसकी पोजीशन के वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर मिली है। तो उस स्पेसिफिक एनर्जी लेवल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये एनर्जी लेवल्स आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में भी पढ़ा होगा। हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन की अलग अलग स्टेट्स होती है n=1 में, 2 में, 3 में, तो उसकी एनर्जी लेवल जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से बताते हैं। हालांकि इस सर्कुलर ऑर्बिट में कहीं पर भी जाओ एनर्जी लेवल सेम ही होगा, यहाँ पर कहीं पे भी सेम होगा। इसलिए या तो कर्वेचर में रिप्रेजेंट करो या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। अभी क्या होता है, जो न्यूक्लियस के नज़दीक वाले मतलब कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटरेक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी रिएक्शन में, वो पर्टिकुलरली करंट वाली सिचुएशन अगर मान ले तो करंट के लिए जो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वो देना या फिर इलेक्ट्रॉन को वापस लेना, ये सारी चीज़ें जो है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक बैंड में यहाँ पर ला दिया। तो बैंड का मतलब क्या होगा वो पहले समझ लो। दिस इज फॉर सिंगल एटम यू कैन से। जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करें हम लोग, देखिए अलग अलग चीज़ें लिए हैं। यहाँ पर देखिए 14 प्रोटॉन्स हमने लिए हैं, ठीक है। 14 प्रोटॉन्स हो गए तो 14 प्रोटॉन्स है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मैनेज होने वाले हैं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 10 हो गए। बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गए। तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन में जो 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे उनको हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह दिया। सिंगल एटम के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर ले सकते हैं। लेकिन कई सारे एटम्स जब क्रिस्टल फॉर्म करते हैं तो उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनकी सारी की सारी जो एनर्जीज होती है उन एनर्जीज का मिला के एनर्जी लेवल की जगह पर एनर्जी बैंड होना शुरू हो जाता है। तो हमें एनर्जी बैंड कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। दिस इज वैलेंस बैंड, मतलब ये उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, जो अभी भी फ्री नहीं हुए हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। लेकिन ये पूरा का पूरा क्रिस्टल रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट। देखो एटम का रिप्रेजेंटेशन और फिर क्रिस्टल का रिप्रेजेंटेशन में उसमें एक ही सिर्फ बेसिक फ़र्क है। वो बेसिक फ़र्क क्या है, हमने यहाँ पर एनर्जी लेवल्स दिखाई है, उसकी जगह पर यहाँ पर एनर्जी बैंड है। अभी आप सोचो यहाँ पर जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट मान लीजिए थर्ड या आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है। थर्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स में इसमें दिखा देता हूँ। फिर बचे हुए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखा दो। ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ आपको। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये एक एटम वाला, फिर ऐसा दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, ऐसे n नंबर ऑफ एटम्स जब आते हैं क्रिस्टल फॉर्म होता है तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स है इनका मिला के हो गया वैलेंस बैंड। गॉट इट बच्चों, ये वैलेंस बैंड। तो इसको पूरी तरीके से मैं फील्ड बता देता हूँ। अच्छा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको पता है। क्रिस्टल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये आपको पता है। क्रिस्टल फॉर्मेशन के बावजूद इसमें देखिए यहाँ पर सिलिकॉन के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग से ही ये क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम जो कि सराउंडिंग के 4 एटम के साथ में हर एक के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके उसका जो ऑक्टल है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। गॉट इट। तो यहाँ पर वैलेंस बैंड में हम जो है ना ये पूरी तरीके से पैक दिखाएंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्डिंग में बिजी है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन को आप स्पेसिफिक एनर्जी दे दो, स्पेसिफिक एनर्जी बोल रहा हूँ, कोई भी एनर्जी नहीं चलेगा, स्पेसिफिक एनर्जी दे दो ताकि वो बॉन्ड में से निकल जाए और फ्री हो जाए कंडक्शन के लिए, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे इन अ कंडक्शन बैंड। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक एडिशनल एनर्जी लेवल दिखा दिया है। इसके बीच में जो गैप होगी दैट इज फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। मतलब इलेक्ट्रॉन को मैंने जैसे आपको बताया है कि कोई भी एनर्जी देकर नहीं चलेगा। ये जो गैप दिख रही है मिनिमम इतनी एनर्जी अगर आप देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जा सकता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बिजी था उस इलेक्ट्रॉन को आप फ्री कर सकते हो, उस इलेक्ट्रॉन को आप कंडक्शन के लिए अवेलेबल कर सकते हो। अभी देखो हमने उस बैंड थियरी पर 3 तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया है।
तो पहला अगर कंडक्टर के बारे में बात करें, मेटल्स के बारे में बात करें, तो इनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से ओवरलैप होता है। और इसका एनर्जी बैंड गैप अगर बात करें, एनर्जी बैंड गैप जिसे हम ईजी कहते हैं, विच इज़ ज़ीरो, है ना, ज़ीरो हो जाएगा। तो इतना होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत भी एनर्जी मिल जाए तो वो फ्री हो जाएगा कंडक्शन के लिए। और आपको पता है कि कंडक्टर के पास, मेटल के पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री अवेलेबल होते हैं, जो कि कंडक्शन के लिए हर समय रेडी होते हैं, अवेलेबल होते हैं। फिर आता है बच्चों सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में देखो क्या होता है, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी होता है, ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है, ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग लेते हैं, मोस्टली लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन लेते हो। जैसे कि यूजुअली क्लोजर टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नज़दीक ही सारी होते हैं, तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बता दिया। और इंसुलेटर में ये बैंड गैप जो होती है Eg, इट इज़ ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताएंगे। बीच में एक फर्मी एनर्जी गैप दिखाई है, इसको आपको वेटेज तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर मिड में दिखा दिया, ठीक है। इसका इस्तेमाल हमारे इसमें कम होगा ही नहीं, यूजुअली 11th में आपके सिलेबस के अनुसार तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको ला दूंगा। इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, चलो इसमें देखो क्या पूछा गया है, इन ए सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। अभी 4 ऑप्शन है, आपको उसमें से एक फिक्स करना पड़ेगा। कैसा करते देखो, सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा है, अच्छा रूम टेम्परेचर, चलो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी देखो क्या होगा, ये बात हम लोग कर रहे हैं, तो मैं इसमें 2 चीज़ें आपको शेयर कर देता हूँ। पहली चीज़ देखो, एट 0 केल्विन बात करें तो क्या होगा, कंडक्शन बैंड जो होगा ये पूरी तरीके से एम्प्टी होगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़, जब आपको बताया जाए एट रूम टेम्परेचर, तो जब आपको बताया जाएगा कि रूम टेम्परेचर बात कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड हैज़ सम इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल अभी हम लोग जो टेम्परेचर ले रहे हैं, इस पर क्या होता है कि सम बॉन्ड गेट्स ब्रेक, कुछ बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाते हैं, और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में बिजी थे, जो वैलेंस बैंड में थे, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, और फ्री होने के बाद में दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ कंडक्शन बैंड। यहाँ तक आप ले सकते हो फिलहाल। तो चलो बच्चों देखो, इन अ सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर क्या बोलोगे, yes, valence band is, you can say this one, valence band is a partly empty and the conduction band is partly filled, इस तरीके से आप बोल सकते हो। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड, ऐसे नहीं होगा। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, बिल्कुल नहीं, थोड़ा तो ये होगा। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये डी ऑप्शन इसमें आ सकता है, एट रूम टेम्परेचर बोला है इसीलिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रख देते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ना शुरू करता है। तो देखो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है इट इज़ एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, इट इज़ एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ केप्ट इन अ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने इस हाइट पर रख दिया है, जैसे उसको छोड़ देते हो, तो छोड़ने के बाद जैसे अर्थ की ओर जाता है तो इसका स्पीड बढ़ते जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को मैच करने के हिसाब से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को हाई पोटेंशियल पर रखा आपने, तो जो पार्टिकल होगा वो हाई टू लो जाने की कोशिश करता है, और जब जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशन में क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन यहाँ अगर बात करें तो हमारे पास जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, उसके अनुसार डेफिनेशन हमको तैयार करनी पड़ती है। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो फिलहाल आप इतना ही बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करता है तो जो एनर्जी गेन करता है, यस, दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज़ 1.6 10⁻⁻19 जूल। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। और देखो जो बैंड गैप का एनर्जी बैंड गैप बताया मैंने, देखो क्या एनर्जी बैंड गैप फॉर सिलिकॉन इट इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इट इज़ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको करीबन इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट ही रहेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें माइनर डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि 0.7 की बजाय 0.69 दिया जा सकता है ना, ये थोड़ा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये नंबर एक्यूरेटली अगर बात करें तो हाँ, ये 2 नंबर आपको क्लोजली याद रखना पड़ेगा। देखो
अभी जो हम लोग बात कर रहे थे इतना टाइम से, वो क्या बात कर रहे थे देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, जो क्वेश्चन भी हो ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या करता है, देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। यहाँ पर मैंने इनको इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिया, ठीक है, ये 1 2 3 और 4। इस सिलिकॉन ने क्या किया, उसके सराउंडिंग में जो सिलिकॉन हो गए उनके साथ में और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करना शुरू हो गया। तो इस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या बताया बच्चों, एट ए टेम्परेचर क्लोज टू 0 बताया है, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड एंड सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू कंडक्ट। तो 0 मतलब एट टेम्परेचर क्लोज टू 0, तो 0 केल्विन है बच्चों ये। अच्छा, ये इसको इन केल्विन, ठीक है, इन केल्विन। और बाद में क्या बताया है, यहाँ पर देखो एट रूम टेम्परेचर, ये वर्ड आया है। जैसे ही रूम टेम्परेचर वर्ड आया है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एट रूम टेम्परेचर हाउएवर फ्यू ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन ड्यू टू थर्मल एगिटेशन एंड दस सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो गया। और जहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना, बिकॉज वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक एम्प्टी स्पेस जो फॉर्म हुआ है, उस एम्प्टी स्पेस को हम इसके आगे बोलने वाले हैं होल। थोड़ा चैप्टर जो है ना, ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, मतलब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा, थियरी समझनी पड़ेगी, और बाद में ही ये सारी चीज़ें ध्यान में आएगी। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं बच्चों, जो थियोरटिकल पार्ट होता है इसमें सम्स बहुत कम है, तो थियोरटिकल पार्ट में सिर्फ आप समझो, फिलहाल के लिए समझो, क्योंकि ये एग्जाम निकालना है आपको। डिटेल में अभी तो आज के दिन साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे, लेकिन इसको समझने के लिए देखो आसान से तरीका है, जो स्टेटमेंट जहाँ पर दिए वो सब क्वेश्चन आते हैं। तो ऑलरेडी क्वेश्चन कवर कर लिया हमने। फिर देखिए दूसरा क्या चीज़ बताया इसमें, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर प्योर सिलिकॉन बिहेव्स एज। तो अभी प्योर सिलिकॉन बिहेव्स एज, क्योंकि इसका नाम ही है सेमीकंडक्टर। तो जैसे अभी बोला आपको 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था, और जो वैलेंस बैंड है पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मतलब पैक है, बॉन्डिंग में बिजी है। तो जब कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल ना हो तो भाई ये कंडक्टर की तरह तो काम नहीं करेगा, ये काम करने वाला है एज एन इंसुलेटर। तो अगर बात करें एज अ 0 टेम्परेचर प्योर सिलिकॉन बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, तो प्योर मतलब एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन के बारे में बात किया, गॉट इट। अगर एट रूम टेम्परेचर बात करें तो अगर आपको एट रूम टेम्परेचर बोला जाए तो हाँ, ये मेटल की तरह काम कर सकता है, या आप अगर बात करें तो एट 0 केल्विन बात करें तो यस इंसुलेटर की तरह काम कर रहे हैं, गॉट इट। तो ये दो आपके आंसर्स यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाँ, अभी देखो प्योर सेमीकंडक्टर जैसे हमने इंट्रिंसिक बोला है, उसमें क्या होता है, बॉन्ड जो ब्रेक भी हो गए, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो गए कंडक्शन के लिए। तो आपको डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसके हिसाब से नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बोलना है। तो ये नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल डेंसिटी इज इक्वल टू, आई कैन से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यस, ये तय है, होल डेंसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी यहाँ पर आपको दिखा है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। मान लीजिए टेम्परेचर की वजह से कुछ बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो बॉन्ड ब्रेक हो गए तो जो होल फॉर्म हो रहा है ना, उसके पास थोड़ा एनर्जी कम होता है। होल मतलब क्या, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए तो वो वहाँ पर नहीं है, तो एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। तो होल को हमेशा देखो, हमेशा होल को वैलेंस बैंड में ही दिखाया जाएगा, वो कंडक्शन बैंड में कभी नहीं आएगा। तो हमेशा होल जो होगा वैलेंस बैंड में होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो चुके हैं, वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो चुके, वो यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। चलो आगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी देखो क्या होता है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंसी पर बिहेव कर रहा है एज एन इंसुलेटर या फिर एज ए कंडक्टर। तो ये बिहेवियर जो ये पूरी तरीके से यहाँ पर गलत है, ये जो बिहेवियर ये गलत है पूरी तरीके से। तो इसी वजह से देखो क्या होगा, एक्सट्रिंसिक मतलब क्या है कि स्पेसिफिकली कुछ अमाउंट में डोपिंग यहाँ पर डाला जाता है, कुछ डोपिंग वाला कॉन्सेप्ट है। डोपिंग इन द सेंस क्या होगा, हम लोग उसके पड़ोस वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, बोरान हो गया, तो ये एलिमेंट्स को हम लोग
कोई एक स्पेसिफिक सिलिकॉन को निकाल के उसकी जगह पर ये रिप्लेसमेंट देने वाले हैं, ताकि क्या होने वाला है, इसके कंडक्शन को हम लोग चेंज कर पाए, उसकी कंडक्टिविटी को चेंज कर पाए, उसकी रेजिस्टिविटी को भी चेंज कर पाए और इसका बिहेवियर सुधार सके हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम बात करेंगे, या तो पी टाइप है या फिर एन टाइप। ये डोपिंग पर पूरी तरीके से निर्भर होगा। सबसे पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जैसे देखिए सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन में से एक सिलिकॉन को निकाल के यहाँ पर बोरॉन को डाल दिया। इसमें लॉजिकली 1 ppm होता है, मतलब जो रिप्लेसमेंट होता है 1 ppm, दैट मीन्स 1 पार्ट पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन सिलिकॉन एटम के 1 मिलियन सिलिकॉन एटम जो हो गए, उसके अगेंस्ट फिर एक ही बोरॉन डाला जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? देखिए ऐसे नहीं है कि मतलब आपको रैंडमली कितना भी डोपिंग करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब क्या है भाई, 1 मिलियन सिलिकॉन, तो उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए मतलब 1 अगेंस्ट 1 मिलियन सिलिकॉन एक बोरॉन डोप करा दिया, तो उस हिसाब से यहाँ पर बोरॉन डाल दिया। अभी बोरॉन जो है, बोरॉन है या फिर एल्यूमिनियम है या फिर इंडियम है, इनको आपको ध्यान में रखना है। इनको कहा जाता है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, या फिर ट्राईवैलेंट के साथ साथ में, या फिर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। इनको जो कहा जाएगा या तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज या फिर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज कहा जाता है। ये होता क्या है, कंपेयर टू, देखो समझ लो, कंपेयर्ड टू सिलिकॉन बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये बोरॉन जब यहां पर आएगा, तो एक बोरॉन का देखो, सिलिकॉन और बोरॉन देखो यहाँ पर 1 2 और 3 मान लीजिए ये बोरॉन के, और 1 2 3 और ये 4 जो है ये सिलिकॉन आस पड़ोस वाले जो है। तो बोरॉन के पास कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनने वाला। जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनना चाहिए तो वहाँ पर नहीं बन पाया, तो यहाँ पर एक डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन चुकी है। तो इसी को एक्सेप्टर या फिर ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो ये यहाँ पर बना रही है होल। ठीक है, अभी इसके लिए अगर डायग्राम निकाली जाए तो ये कंडक्शन और वैलेंस बैंड है। ये जो बोरॉन आया है, ये बोरॉन की जो एनर्जी लेवल है ये इनके साथ में मैच नहीं हो पाती है, तो बोरॉन की एनर्जी लेवल जो है ये थोड़ा सा वैलेंस बैंड के आपको ऊपर दिखानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा होल एनर्जी लेवल यहाँ पर दिखाई गई है। तो अगर इस पर सवाल पूछा जाए, इसको कहा जाता है फर्मी एनर्जी लेवल। अभी इसको कहा जाता है फर्मी एनर्जी लेवल। तो यहां पर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ है, जस्ट अबव द मैक्सिमम साइड ऑफ, अबव, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। ये अबव वैलेंस बैंड मतलब वैलेंस बैंड का ये अपर मैक्सिमम पार्ट है, इसके थोड़ा सा ऊपर ये है। ठीक है, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर आप देख सकते हो यहाँ पर कंपैरेटिवली। अभी देखो कैसे होगा, मतलब नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला गया है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐड कर दूंगा बच्चों। देखो क्या होगा, एक तो यहां पर देखिए बिकॉज ऑफ दिस इंप्योरिटी सम होल्स आर एडेड। ऐसे मैं दिखा देता हूं, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मान लो कोई 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए, तो जब ये 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको कंडक्शन बैंड में मिल जाएंगे। बाकी के जो होल्स है वो किस वजह से मिले हैं, ये मिले हैं इस टाइप की इम्प्योरिटी की वजह से। लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया, उस बॉन्ड ब्रेक होने के वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो इस तरीके से अगर बात करें तो कंपैरेटिवली यहाँ पर होल की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है। तो आप पी टाइप इम्प्योरिटी में क्लियर कट बात कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसके अलावा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में बात करें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स है। ये समझ लो,
यहाँ पर कंडक्शन के लिए अगर बात करें तो होल की संख्या ज़्यादा है, होल भी एज गुड एज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, यू कैन ट्रीट दिस। सो होल्स आर देयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मेजॉरिटी होल्स की होने वाली है। ठीक है बच्चों, उसके बाद एन टाइप्स इम्प्यूरिटी होती है। तो एन टाइप इम्प्यूरिटी में क्या होता है, ऐसे आइटम्स देखो इनको पेंटावैलेंट कहा गया है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिलिकॉन से ज़्यादा 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो यहाँ पर देखिए पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज, जिसमें हमने एग्जांपल लिया फॉस्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी। तो ये जो हो गए, ये एलिमेंट जो हो गए, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। या फिर इनको कई बार डोनर इम्प्यूरिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी चीज़ क्या होने वाली है, जैसे यहाँ पर एंटीमनी डाल दिया, तो ये जो एंटीमनी यहाँ पर डाल दिया है, तो ये एंटीमनी के पास देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 आजू बाजू के सिलिकॉन के और इसके 4 खुद के, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो गया। ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल है। अभी इनको रिप्रेजेंटेशन का तरीका कैसा है, वैलेंस बैंड पूरी तरीके से फिल था, और ये जो एंटीमनी यहाँ पर डाला या फिर फॉस्फोरस डाले गए, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसका जो एंटीमनी का एनर्जी लेवल है यहाँ पर दिखा दिया, इट इज़ जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ये जो कंडक्शन बैंड की लोअर पोर्शन है, इसके थोड़ा सा नीचे होता है ये। तो अभी होगा क्या समझ लो, अभी होगा क्या समझ लो, इसमें इसको थोड़ा सा एनर्जी दे दिया, ये कंडक्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो भाई अभी आपको ये चीज़ बतानी है कि बिकॉज ऑफ एंटीमनी या इस काइंड के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी वजह से 1 2 3 4 5 मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है ये अवेलेबल है एंटीमनी की वजह से। लेकिन कई बार कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो जैसे यहाँ अगर 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए तो इनकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। तो देखो इसमें क्या होगा ना, कंडक्शन के लिए अवेलेबिलिटी तो है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें आप ये बोल सकते हो क्लियरली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन होल डेंसिटी। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स है, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो बच्चों होल होने वाले। ठीक है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो गया। आर यू गेटिंग दिस बच्चों, ये आ रही चीज़ है समझ में। उसके बाद में देखो क्या होता है। चलो कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले देख लो क्या है, इफ़ Ne and NH आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स रिस्पेक्टिवली इन अ सेमीकंडक्टर हेवीली डोप्ड विथ फॉस्फोरस। भाई फॉस्फोरस कौन है, ये मतलब हाँ एन टाइप इम्प्यूरिटी, एन टाइप इम्प्यूरिटी पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, गॉट इट, पेंटावैलेंट। तो जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, गॉट इट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। When a small amount of impurity atoms are added to semiconductor, then generally its resistivity, तो जब impurity ऐड कर दी जाती है तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब रेजिस्टिविटी को यहाँ पर घटना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी के बारे में बात हुआ है, कंडक्टिविटी के बारे में बात होती है, तो यस कंडक्टिविटी इसका बढ़ता है, तो रेजिस्टिविटी नेचुरली घटता ही घटता है। उसके बाद में बच्चों क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, इट इज़ ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी एंड होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर, अभी हमने लिख के दिया था, है ना। पी टाइप इम्प्यूरिटी मतलब इसमें देखिए पी फॉर पॉजिटिव टाइप, जिसमें होल की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। होल की संख्या ज़्यादा है तो सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन कम वाले, मतलब ट्राइवैलेंट जो बताए थे हमने, है ना, एल्यूमिनियम था, इंडियम था, गैलियम था, ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए थे। उसके बाद में देखो इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड एंड वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, यस ये हो चुका है। डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर विद स्मॉल इम्प्यूरिटी आइटम जनरली चेंज्ड द रेजिस्टिविटी एज फॉलो, ये भी क्वेश्चन अभी देखा है ना हमने। हाँ क्या होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी डिक्रीज ही होता है, डोपिंग से डिक्रीज ही करते हैं, है ना। उसके बाद में देखो इंसुलेटर के बारे में बात हुआ है,
तो इन अ इंसुलेटर, हाँ इन इंसुलेटर क्या बोल सकते हैं आप, इंसुलेटर कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, ये बोल सकते हैं इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं होता है इसमें। ओके, उसके बाद में देखो बच्चों, हाँ फॉर एन इंसुलेटर द फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप इज, यस 5 आप इलेक्ट्रॉन होल्ड ले सकते हो। अभी हमने बोला ना एनर्जी बैंड गैप Eg वॉज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड, बोलते थे ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड, तो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड वाला नंबर चूज कर लो क्योंकि यहाँ पर पूछा है, बताया है इंसुलेटर। ओके, फिर एक लॉ ऑफ मास एक्शन होता है जो कि हालांकि आपके सिलेबस में इसका इस्तेमाल ही नहीं होता है, बहुत बढ़िया था अदरवाइज ये, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन इन द सेमीकंडक्टर एंड थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय NE/NH इज इक्वल टू Ni²। ये Ni कहाँ से आ गया भाई, इंट्रिंसिक में देखो क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने Ne=NH बोला था, Ne=NH बोला था, और एक्सट्रिंसिक में आपके दो टाइप है, P टाइप और N टाइप। एक में तो या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा थी और दूसरे में होल की संख्या ज़्यादा थी, बस यही था। तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पर, NE/NH का प्रोडक्ट जो होगा ये हमेशा फिक्स रहेगा, इज इक्वल टू इंट्रिंसिक का स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी इस पर सवाल नहीं बनते हैं तो इसको डिस्कशन का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बन रहा है। ओके, चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाई चांस इस पर सवाल पूछा जाए कि भाई हमने P टाइप डोपिंग कर दिया या N टाइप डोपिंग कर दिया, अच्छा उसके बजाय मैं बोलूँ आपको ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दिया या फिर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दिया। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ट्राईवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इसमें ऐड कर दिया, तो बच्चों को लगता है कि यार अगर मैंने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दिया तो क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ चुकी है, ये एक फीलिंग आता है। जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, हमने बोला है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर्स होल। तो बच्चों को अगर पूछा जाए कि भाई जो क्रिस्टल अभी तैयार हुआ है उस क्रिस्टल का चार्ज क्या है, तो बच्चे नॉर्मली बहुत मतलब इसमें सोच विचार भी ना करते हुए डायरेक्ट चूज़ कर लेते कि भाई अगर आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया है तो क्रिस्टल जो होगा वो क्रिस्टल पे नेट चार्ज जो होगा निगेटिव, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा तो निगेटिव होना चाहिए। ये सरासर गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमने इसको नाम दिया है पेंटावैलेंट, लेकिन आप एक समझ लो जब हमने एंटीमनी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया या फास्फोरस को या फिर आर्सेनिक को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तब आप सोचो कि एंटीमनी एज अ होल एज एन एटम वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंटीमनी वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सिलिकॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, जब इसको डोपिंग हो रहा है, तो कहीं पर भी आप देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा होल वाली बात नहीं आ रही थी। आप ये बात समझो कि इस एंटीमनी के पास में कंपेयर्ड टू सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इनके कंपैरिजन में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन भाई ये एटम तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो अगर कंपैरिजन वाइज बात हो जाए तो सिलिकॉन के कंपैरिजन में एंटीमनी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये बात सही है, लेकिन एज एन एटम जब इसको डोप किया गया दिस वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो भाई हम लोग इसके कंपैरिजन में ये चीज़ें बोल रहे हैं, अदरवाइज एटम वाइज अगर बात करें तो ये कंप्लीटली न्यूट्रल सिस्टम है। तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, या फिर ट्राईवैलेंट हो या फिर पेंटावैलेंट हो, कुछ भी चीज़ हो, आपको ये बात बोलनी पड़ेगी इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये क्लियर कट आपको न्यूट्रल बोलना पड़ेगा, न्यूट्रल ही बोलना पड़ेगा। गॉट इट? सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसके बाद में देखो पीएन जंक्शन, तो पी टाइप और एन टाइप इम्प्योरिटी को जब मर्ज किया जाता है, एक साथ ला लिया जाता है, तो जब उसकी बॉर्डर होगी, यहाँ पर जो बात करें हम लोग, यहाँ पर ये रीजन जो होता है, बीच में जो रीजन होगा, इस रीजन में क्या होता है, पी टाइप के पास होल की संख्या ज़्यादा है। अभी आप इमेजिन करो कि होल अस्तित्व में है,
वास्तविक है और इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रहा है तो एक बेसिक लॉ है, अगर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस पड़ रहा है तो यहाँ पर फ्लो होना ज़रूरी है। तो देखो क्या होगा, पी टाइप रीजन में होल की संख्या ज़्यादा है, एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज़ होगा, होल उधर डिफ्यूज़ होगा, ताकि स्पेसिफिक रीजन में ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करें। न्यूट्रल तो है ही है, लेकिन देखो अभी बात करते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जहाँ होल जहाँ पर था तो इलेक्ट्रॉन होल में जंप कर सकता है। गॉट इट? अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो भाई होल इधर जंप करेगा। इस तरीके से आप लॉजिक यूज़ कर सकते हो। तो आपको अभी एंट्रेंस के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ तो जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो यहाँ पर इस बॉर्डर लाइन पर, इस जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन और होल जो होता है वो डिफ्यूज़ होते हैं, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके उधर जाते हैं। तो ये हो गया डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होल्स फ्रॉम पी रीजन डिफ्यूजेस टू एन रीजन लिविंग बिहाइंड निगेटिव आयंस, whereas electrons from n region, got it, n region diffuses to p region leaving behind the positive ion। तो इस वजह से क्या होगा वहाँ पर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है पी रीजन में चला गया और यहाँ से होल इधर गया। जब इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो भाई यहाँ पर एटम की जगह आयन तैयार हो गया, यहाँ से होल निकल के जा रहा है तो यहाँ पर एटम की जगह पर होल मिलने वाला है। तो देखो इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर आयंस तैयार हो गया। अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये इलेक्ट्रॉन भी इधर डिफ्यूज़ हो पाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि एक बार आयंस फॉर्मेशन चल गया, यहाँ पर शुरू हो गया, तो ये आयन जो है, ये निगेटिव आयन जो है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा, या फिर ये पॉजिटिव आयन जो है ये होल्स को उधर नहीं जाने देगा। मतलब ये प्रोसेस शुरुआत में अच्छी लग रही है, शुरुआत में हो रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रुकने वाली है। यहाँ पर एक तरीके से एक डिप्लेशन रीजन तैयार होने वाला है, जिसका खुद का एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फॉर्म होता है। कितना होता है? तो हमारे स्टडी के हिसाब से बात करें तो जो हमारे सिलेबस में बताया गया है, तो देखो क्या होगा, सिलिकॉन अगर बात करते हैं तो देखो मैं तो आइडियली बोलूँगा 0.7 वोल्ट ही लेते हैं जो स्टैंडर्ड रेफरेंस के हिसाब से जेईई और नीट में, लेकिन अगर यहाँ पर रेफर किया जाता है तो 0.6 से 0.7 आपको लेना पड़ेगा। तकरीबन 0.7 ही होता है, लेकिन कई कैलकुलेशन में देखा गया कि 0.6 भी लिया गया है। तो ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए फॉर जर्मेनियम इट इज़ 0.3 to 0.35। देखो ये कन्फ्यूजन ना हो, जब हमने 0.7 और 1.1 दिखाया था दैट वाज एनर्जी बैंड गैप, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच वाला सिचुएशन था। अभी जो चीज आपको दिखाई जा रही है दैट इज डिप्लेशन रीजन बिटवीन पी एंड एन जंक्शन, दिस इज वेरी डिफरेंट थिंग। आर यू गेटिंग दिस वन? इट इज वेरी डिफरेंट थिंग। जो हमने देखा 1.1 और 0.7 वो अलग क्वेश्चन है, वो दैट वाज रिलेटेड टू एनर्जी बैंड गैप। फॉर जर्मेनियम इट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन होल्ड, for silicon it was 1.1 electron volt। right now we are talking about this depletion region। तो इस depletion region में सिलिकॉन के लिए 0.7 बोल दो और जर्मेनियम के लिए 0.3 लेते हैं। मैं इसको मार्क करा देता हूँ, ये दो वैल्यूज ली जाती है तो अलग अलग के लिए। और इस पीएन जंक्शन को इसके बाद में इस ट्रायंगल और लाइन से बताया जाएगा, दिस इज पीएन जंक्शन डायोड। गॉट इट? दिस इज जंक्शन डायोड, ये इसका सिंबल हो गया। तो इसके आगे भाई इसकी थियरी जो है हम लोग डायोड के इस डायोड पर दिखाने वाले हैं। ठीक है, अभी इसकी दो लॉजिक है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में। तो इसको समझ लो, इस पर कई सारे सवाल आपके बनते हैं। तो देखो क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में अगर सवाल पूछा जाए तो जो पी रीजन होता है इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, और जो एन रीजन होता है इट इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। तो पीएन जंक्शन डायोड अगर आपको दिखाया जाता है तो आपको पूछा जाए तो भाई आपको पी जंक्शन जो है या पी टाइप जो है दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। गॉट इट? जब इसको ओपन कर मतलब स्विच ऑन कर दिया जाएगा, जब एक कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा, तो देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को ना अंदर ढकेलता है इधर, और ये इलेक्ट्रॉन्स को अंदर ढकेलता है। तो ये डिफ्यूजन वाली प्रोसेस हो चुकी है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन करंट मिलने वाला है, लेकिन किसी भी बैटरी पर ये कंडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये डिप्लेशन रीजन जो है, आपको अभी बोला मैंने सिलिकॉन 0.7 वोल्ट देता है और सिलिकॉन 0.3। तो भाई अगर सिचुएशन आती है तो ये बैटरी जो है, अगर मैं ये सिलिकॉन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे ये 0.7 वोल्ट एंड अबोव लगाना पड़ेगा बैटरी। मतलब अगर ये सिलिकॉन वाला डायोड है
तो मुझे बैटरी 0.7 वोल्ट के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर ये जर्मेनियम होता तो 0.3 वोल्ट के ऊपर वाली बैटरी मुझे लगानी पड़ती, तब जाके ये कंडक्शन अवेलेबल होता। ठीक है, तो व्हेन पी साइड ऑफ ए पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल and N is connected to negative terminal, conduction takes place and diode is said to be in a forward bias. Got it? अभी यहाँ पर देखो बच्चों क्या होगा, यस देखो जैसे जैसे पोटेंशियल आप बढ़ाते हो तो करंट पहले पहले तो जीरो था, लेकिन जैसे 0.7 यहाँ पर आ जाता है नी वोल्टेज, वैसे कंडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसको टेंजेंट निकालते ही 0.7 रफली ले लो। ठीक है, द पॉइंट एट विच करंट राइजेस शार्पली इज नोन एज नी पॉइंट ऑन द IV ग्राफ, और जो है 0.7 फॉर सिलिकॉन। ये नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको किसी भी हालत में आपको याद रखना पड़ेगा। 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, इसको याद कर लो। उसके बाद में अच्छा चलो यह क्वेश्चन ले लिए, तो क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। इन फॉरवर्ड बायस मोड द पीएन जंक्शन डायोड, हाँ फॉरवर्ड बायस में। अच्छा ये अभी ये भी सवाल थोड़ा सा जगह बदल गया इसका एक्चुअल में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप बात करें यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन पर मैं वापस आऊँगा। इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, यस इस पर बात करते हैं। तो देखो क्या होता है, जब हम लोग इसको कंडक्शन के लिए अवेलेबल करते हैं, जब ये कंडक्ट होना शुरू हो जाता है, और देखो ये चीज़ें जो है ये आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ आपको, ये पूरी तरीके से आपको रेफरेंस बुक पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर दे देता हूँ, और स्टेटमेंट ये आएगा, इन फॉरवर्ड बायस इन FB in forward bias width of depletion region decreases, ये डिक्रीज होता है। ठीक है, ये डिक्रीजेस होता है। तो इस बेसिस पर आपको क्या जवाब देता है बच्चों, यहाँ पर देखो, इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लेशन इज हैपनिंग ऑफ डिप्लेशन रीजन। तो देखो हाँ, the width of depletion in case of PN junction diode, the width of depletion region is increases by reverse biasing है। इसमें दो जवाब आने चाहिए। आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं। भाई देखो ये चीज़ें अभी ऐसा है कि ये पूरा के पूरा रेफरेंस आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक से ही रीड करना पड़ेगा 11th और 12th के, लेकिन जितना हो सके मैंने इंटेंशनली ये क्वेश्चन डाले ताकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो ये कवर हो जाए यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा रीडिंग पर डिपेंड होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आंसर तो दे देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमारा रिवर्स बायसिंग होना है। तो रिवर्स बायसिंग के बाद ये दोनों सवालों पर आते हैं बच्चों, थोड़ा सा उसका जगह गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, देखो क्या होगा रिवर्स बायसिंग में, यहाँ पर रिवर्स बायसिंग में यहाँ पर क्या होगा, पी टाइप जो है दैट इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। तो पी रीजन को निगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन को यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, ये निगेटिव जो होगा ना इस होल को इधर खींचने वाला है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचने वाली है। मतलब अभी यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल ये ऐसे आगे बढ़ने वाले। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से होल अगर आगे बढ़ गए, जैसे आगे बढ़ गए, तो यहाँ पर अगर आप बात करिए इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करें यहाँ पर बच्चों, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये जो डिप्लेशन रीजन है, ये डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, इन रिवर्स बायस डिप्लेशन रीजन या फिर विड्थ इंक्रीजेस। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर डिप्लेशन रीजन इंक्रीज होता है, विड्थ जो है इसका डिप्लेशन रीजन का ये इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हो गया। और इसको दिखाने का तरीका देखो, एन इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पी इज़ कनेक्टेड टू निगेटिव। और ये रिवर्स बायस में देखिए वोल्टेज रिवर्स करा दिया आपने। तो पहले तो कितना भी वोल्टेज आप अप्लाई करो, करंट बिल्कुल नहीं था। एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर यहाँ पर रिवर्स ब्रेकडाउन दिखाया। रिवर्स ब्रेकडाउन मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासेस। ये होने के पीछे का रीज़न क्या होता है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखा दूँ कि वो ये है कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन वॉज अ माइनॉरिटी और एन टाइप में होल वॉज अ मेजॉरिटी, जिसको हम लोग भूल गए या फिर जिसको हम लोग भूल जाते हैं कई बार।
पी टाइप में देखो होल्स आर मेजॉरिटी बट इलेक्ट्रॉन इज अ माइनॉरिटी, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी बट होल वाज अ माइनॉरिटी। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो भाई होल को अंदर ढकेलेगा, ये निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अंदर ढकेलने वाला है, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन ऐसे दूर जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो माइनॉरिटी है ये तो बेचारा डिप्लेशन रीजन की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पर होता क्या है, इसके पास इतनी ताकत आ जाती है, इसके पास इतनी ताकत आ जाती है कि ये अंदर घुस जाता है, और इस ताकत से घुस जाता है कि अंदर जो बॉन्ड हो गए उस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी अंदर घुस जाता है तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड्स को ये ब्रेक करना शुरू कर देता है। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करता है तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर यहाँ पर तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब तैयार होना शुरू हो जाते हैं, एक्सेस में तैयार होते हैं, तो ऑल ऑफ सडन हमारा कंट्रोल छूट जाता है एंड लार्ज करंट पासेस थ्रू दैट डिवाइस। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो अभी फिर आगे क्या करना पड़ेगा देख लो, समझ लो इसमें। व्हेन पी साइड ऑफ दी पीएन जंक्शन इज connected to negative, p side is connected to negative of a battery and n side is connected to positive terminal, there is no conduction takes place and diode is said to be in a reverse bias. A reverse bias PN junction on other hand carries very small current that is normally few microamperes. अभी इस पर जो important सवाल बन रहे वो है आइडियल डायोड के हिसाब से फॉरवर्ड बायस में ये स्विच ऑन की तरह काम करता है और रिवर्स बायस में ये स्विच ऑफ की तरह काम करता है। जनरली अगर देखें यहाँ पर अगर बात करें तो अगर मान लो बच्चों मैं इतना पोटेंशियल देता हूँ, देखो ये रिवर्स ब्रेकडाउन है, यहाँ पर जाना ही नहीं, ये रिस्की होता है। अगर मैं रिवर्स भी दे दूँ यहीं तक लाया तो ये कंडक्ट नहीं होगा। तो डायोड को अगर यहाँ पर अगर काम करे, रिवर्स ब्रेकडाउन तक ना ले जाते हुए बात करें तो फॉरवर्ड में तो भाई 0.7 पर ही काम कर रहा था अगर सिलिकॉन है तो, लेकिन रिवर्स में बात करें तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट कितना भी डाल दो आप रिवर्स ब्रेकडाउन के पहले वाला, तो ये कंडक्ट नहीं होने वाला है। तो रिवर्स में स्विच ऑफ और फॉरवर्ड में ये काम करता है, स्विच ऑन की तरह काम करता है। तो जो सवाल हमारे जो बन रहे थे उस सवालों का जवाब हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं। क्या क्या है बच्चों, देखो इन फॉरवर्ड बायस मोड द पीएन जंक्शन डायोड क्या कर सकता है, पीएन जंक्शन डायोड एक्ट्स एज अ क्लोज्ड स्विच, एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच, सही है ना। फॉरवर्ड बायस में एक्ट्स एज अ क्लोज्ड स्विच। इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, तो देखो क्या होगा, इंक्रीजेस बाय रिवर्स बायसिंग। पीएन जंक्शन डायोड के बीच का जो डिप्लेशन रीजन है ये इंक्रीज होता है। लेकिन अभी मैं आपको एक बता दूं, ये हेवीली डोपिंग वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, जो आपको 12th स्टैंडर्ड में एक जीनल डायोड में गया है, तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन की वजह से डिप्लेशन रीजन डिक्रीज होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर सही बनने वाले हैं, क्योंकि देखो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ा देते हो तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीज होता है, इतना मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीज होगा, और रिवर्स बायस में बात करें तो डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो ये दोनों के दोनों आंसर यहाँ पर मेरे लिए सही है, ये दोनों आंसर सही है। अच्छा, उसके बाद में देखते हैं बच्चों क्या है। इन पीएन जंक्शन डायोड, इफ पीएन जंक्शन डायोड इज अनबायस्ड, मतलब किसी भी तरीके से बैटरी नहीं प्रोवाइड की गई है, तो क्या होगा, हाँ चलो ठीक है, इसका जवाब ढूंढते हैं हम लोग। छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये पूरे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो यहाँ आते हैं, यहाँ मैंने आपके साइड में बैटरी दिखा दी है, तो देखो क्या कैसे किस तरीके से बैटरी दिखाई है आपको, ये देखो इस पे से आपका जवाब मिल जाएगा। एन रीजन जो है, एन साइड जो है यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल आया, और जो पी साइड है यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल आया, तो इस तरीके से बैटरी की तरह काम करने वाला है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सिचुएशन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पर निगेटिव चार्जेस है, आयंस है, तो यहाँ पर इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेशलिटी ये थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो तैयार होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव चार्जेस तैयार होती है। तो यहाँ पॉजिटिव आयंस है, यहाँ निगेटिव आयंस है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है, और सेटअप हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है बच्चों, पॉजिटिव आयन से निगेटिव आयन। और दूसरी तरफ यहाँ पर बैटरी दिखाई गई है, एन टाइप रीजन में पॉजिटिव हाई टर्मिनल आ गया, और पी टाइप रीजन में यहाँ पर लो टर्मिनल आ चुका है। तो चलो इस पर आपका जवाब मिल जाता है क्या, देख लो। तो क्वेश्चन में देखो क्या होगा,
इन पीएन जंक्शन अनबायस्ड कंडीशन में था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड एट द जंक्शन सच दैट एन साइड इज एट पॉजिटिव वोल्टेज रिलेटिव टू पी साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भी चीज़ आ गई, एन साइड जो है इज एट पॉजिटिव एंड रिलेटिव टू द पी साइड। गॉट इट। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 0.3 volt and 0.7 volt the diode germanium and silicon become conductor. In given figure, if the diode germanium overturned, the change in potential VO will be. ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है ऑलरेडी। ये ओवर टर्न्ड का मतलब टर्न करा हुआ होता है, एक्चुअली वहाँ पर ये किया गया था कि रिवर्स करा दिया, इसको टर्न करा दिया। तो अभी देखो इस पर आप फोकस ना करो, 12 वोल्ट बैटरी है, चलो ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। अभी क्या होता है समझ लो, इसको चीज़ को समझ लो, इसको ऐसे समझो, मतलब आप अपने हिसाब से समझो कि अगर यहाँ से करंट जाता तो आप बताओ कौन सी प्रायोरिटी आप फॉलो करते, क्या जर्मेनियम के अंदर से करंट पास होता या सिलिकॉन के अंदर से करंट पास होता। जर्मेनियम 0.3 वोल्ट मांगता है खुद के ऑपरेट होने के लिए, और जो सिलिकॉन मांगता है, सिलिकॉन 0.7 वोल्ट मांगता है। भाई ज़्यादा वोल्टेज कौन मांग रहा है कंडक्शन के लिए? सिलिकॉन को 0.7 वोल्ट चाहिए तब जाके कंडक्ट हो पाएगा, और जर्मेनियम को चाहिए 0.3 वोल्ट। तो होता क्या है बच्चों, होता क्या है बच्चों, यहाँ पर ये बात समझ में आएगी जब मैं जर्मेनियम का इस्तेमाल, देखो यहाँ पर जब आता है करंट, तो करंट जब यहाँ पर आता है तो इसको ईजिली एक्सेसिबल अगर बात करें तो जर्मेनियम होता है। मतलब सिलिकॉन में से कंडक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसको 0.3 वोल्ट ही चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए, मतलब ये इजीली यहाँ से पास हो पाएगा। मतलब कंपेयर टू सिलिकॉन जर्मेनियम रेजिस्टेंस कम ऑफर करता है, बहुत कम ऑफर करता है, तो इसी वजह से करंट है जो पूरा यहाँ से जाएगा। तो भाई जर्मेनियम ने ले लिया 0. वोल्ट, 0.3 वोल्ट। तो पहले अगर बात करें, इनिशियली अगर बात करें तो यहाँ पर 0.3 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था। अभी आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट में से यहाँ का वोल्टेज जो होगा 0.3 से कम हो जाएगा। तो 0.3 से कम हो जाएगा, मतलब 12 वोल्ट में से 0.3 को मैं माइनस करा देता हूँ, तो भाई कितना आ गया? 11.7 वोल्ट आ गया VO। ये पहले बात की है। उसके बाद में देखो ये फर्स्ट केस हो गई। अभी सेकंड केस में क्या करा दिया इन्होंने? सेकंड केस में इन्होंने जर्मेनियम को उल्टा करा दिया। सेकंड केस में इन्होंने जर्मेनियम को उल्टा करा दिया। जैसे जर्मेनियम को उल्टा करवा दिया, जैसे ही जर्मेनियम को उल्टा करा दिया, जो करंट यहाँ तक आ रहा है, तो आपको पता है जर्मेनियम उल्टा हो गया है, तो ये भाई ये ऑफ की तरह काम कर रहा है, ये स्विच ऑफ कर रहा है। क्योंकि अभी हमने बात किया रिवर्स बायस में जर्मेनियम कोई भी हो सेमीकंडक्टर, वो तो रिवर्स बायस में स्विच ऑफ हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, करंट यहाँ तक आएगा और यहाँ से आगे सिलिकॉन में से होके हुए आगे चले जाएगा। तो बात बच्चों ये हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि 12 वोल्ट है, देखो कैसे होगा, करंट यहाँ तक आएगा और सिलिकॉन में से कंडक्ट होते हुए इधर निकल चला जाएगा। तो अभी सिचुएशन ये है, बच्चों ये है, यस। सो सिलिकॉन को लगता है 0.7 वोल्ट, तो देखो VO कितना आएगा, 12 में से 0.7 निकाल दो तो 11.3 वोल्ट आने वाला है। ठीक है, अभी चीज़ क्या पूछी गई, क्वेश्चन क्या पूछा गया? चेंज इन पोटेंशियल। तो इतना सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। जर्मेनियम 0.3 वोल्ट मांगता है, सिलिकॉन 0.7 वोल्ट मांगता है। जब जर्मेनियम को रिवर्स करा दिया तो करंट के पास ऑप्शन नहीं था, सिलिकॉन में से जाना पड़ेगा। तो इसमें देखो क्या होगा, इन दोनों में अगर बात करें तो 0.4 वोल्ट का डिफरेंस पड़ रहा है, 0.4 वोल्ट का डिफरेंस पड़ रहा है। गॉट इट? 0.4 वोल्ट का डिफरेंस पड़ रहा है, चेंज पूछा गया इसीलिए। उसके बाद देखते हैं, हाँ, अज्यूमिंग दैट जंक्शन डायोड इज एन आइडियल। जब आइडियल बताया जाए तो ये खुद के लिए 0 वोल्टेज ले लेगा, मतलब जो 0.7 0.3 हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला, ये आइडियल है। तो देखो क्या होगा, तो करंट कितना, तो I इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, तो ये आ गया 3 - 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है यहाँ पर 100, तो भाई 2 डिवाइडेड बाय 100 आ गया, तो 2 मतलब 20 डिवाइडेड बाय मैं 1000 करा देता हूँ, तो भाई 20 और ये 10 पावर -3 हो गया ऊपर जाके, तो 20 मिली एम्पियर यहाँ पर बनता है, 20 मिली एम्पियर यहाँ पर बनता है।
उसके बाद में देखो क्या है, ए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड इज कनेक्टेड इन अ सीरीज एज शोन इन द फिगर, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अभी इन्होंने सिलिकॉन और जर्मेनियम स्पेसिफिकली नाम बताए हैं, तो नाम बताने की वजह से क्या होगा, मैं इसको देखो कैसे रीअरेंज करता हूँ। ये 19 वोल्ट था, मैं ले लेता हूँ, इसने खुद के लिए लिया 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन ने कितना ले लिया 0.7 वोल्ट, ठीक है, इन्होंने ले लिया। तो अभी मुझे करंट निकालना है, तो करंट कितना निकालूँ मैं, V डिवाइडेड बाय मतलब क्या है, तो 19 में से 0.3 और 0.7 इन्होंने ले लिया, मतलब 1 वोल्ट कम कर दिया इन्होंने। तो 19 में से 0.3 और 0.7 सिलिकॉन और जर्मेनियम ने ले लिया है, अभी बचा कितना 18 वोल्ट, तो उस 18 वोल्ट की वजह से बाकी का करंट मिलने वाला है। तो आपको करना पड़ेगा 19 में से 1 वोल्ट इन्होंने ले लिया। देखो आज तक कैसे था, किरचॉफ्स लॉ हम लोग लगा रहे हैं, सही है, लेकिन जर्मेनियम और ये सिलिकॉन है, ये खुद के ऑपरेट होने के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज मांग रहे हैं। तो एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर मांग रहे हैं तो, और आपको सर्किट में से करंट निकालना है, तो आप इस सर्किट को कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते थे। देखो कैसे, तो भाई जर्मेनियम और सिलिकॉन इन दोनों ने मिलाकर 1 वोल्ट ले लिया है, और बाकी बचा हुआ ये 1 और ये 2 मिलाकर 3 ओहम, तो ये 19 वोल्ट था। तो 19 वोल्ट में से 1 वोल्ट ले लिया, फिर बचा कितना 18 वोल्ट बचा है, तो 18 वोल्ट ही बचा है। तो आपको लेना पड़ेगा 18 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3, 6 एम्पियर आ गया, ठीक है, यहाँ पर 6 एम्पियर आ गया। तो इस तरीके से इसको ऑपरेट करो। जर्मेनियम सिलिकॉन वाला जो उनको लगने वाला वो निकाल दो, और बाकी सारा जो है करंट के लिए यूज़ होगा वोल्टेज, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, यहाँ पर भी इन्होंने देखो क्या बताया, सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन बताया, और ये 300 ओम, चलो ठीक है। क्वेश्चन इज अबाउट रीडिंग ऑफ एमीटर, तो I इज इक्वल टू V कितना है, तो 5 में से इसने 0.7 खुद के ऑपरेट करने के लिए ले लिया, तो भाई 5 में से 0.7 इसने ले लिया, तो इसने कितना वोल्टेज खुद के पास रख दिया, 4.3 वोल्ट इसने इसके पास रख दिया। तो I इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 300 है, गॉट इट। तो इसमें से अगर बात करें तो मिली एम्पियर में अगर बात करना है तो 4.3, या फिर ऐसे कर सकते हैं 43 डिवाइडेड बाई 3000, मतलब 43 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पावर 3, जो कि देखो 5 में ना, 5 4.7 करेक्ट है। और 10 पावर -3, मतलब 14.3 आना चाहिए इसका आंसर, 14.3 आना चाहिए, 14.3 मिली एम्पियर, 14.3 मिली एम्पियर, 14.3 मिली एम्पियर, राइट। उसके अलावा भी ये तो हो गया हमारा, ऑलरेडी हो गया, अज्यूमिंग दैट आइडियल डायोड है ना, ये हो चुका है ये आंसर, अभी सॉल्व किया हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है। और देखो इसको, द करंट थ्रू आइडियल डायोड इन अ गिवन सर्किट इज, क्या कर सकते हो देखो। अभी इसमें अगर बात करें, देखो डायोड शुड बी इन अ फॉरवर्ड बायस। अभी फॉरवर्ड बायस के लिए देखो ये 0 है, ये देखो ये 2 वोल्ट है, और यहाँ पर ये 4 वोल्ट है इस टर्मिनल को। तो डायोड को मैं रीअरेंज करवा देता हूँ, तो ये 2 वोल्ट है, ग्राउंड है तो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट के कंपैरिजन में ये 2 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट के कंपैरिजन में ऊपर 4 वोल्ट है। तो भाई ये पूरी तरीके से रिवर्स बायस हो चुका है, और रिवर्स बायस में ये कंडक्ट ही नहीं करने वाला है, तो यहाँ आने वाला है 0 एम्पियर, 0 एम्पियर फ्लो होने वाला है, नहीं होने वाला है, ओके। उसके बाद में देखो क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के लिए आपको पी टाइप रीजन को, पी टाइप मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल होता है ना, उसको हाई पोटेंशियल पे दिखाना पड़ेगा, और जो लाइन है उसको लो पोटेंशियल पे दिखाना पड़ेगा। तो अभी देखो क्या होगा, इट इज़ हाई, लो नहीं, इट इज़ हाई एंड इट इज़ लो, तो ये भाई रिवर्स बायस में चला गया। -1 और -1.5 में कौन बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है, इट इज़ एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज़ एट लो पोटेंशियल, तो ये फॉरवर्ड में आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद में देखो यार 0 और 1 वोल्ट, तो 0 लो पोटेंशियल और ये 1 हाई पोटेंशियल, ये रिवर्स बायस में है। -2 और 0 के कंपैरिजन में 0 जो होता है वो हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है, भाई ये भी रिवर्स बायस में आ चुका है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर ये होने वाला है बी, ये होने वाला है बी,
चलो ठीक है, ये 11 स्टैंडर्ड से इतना ही जो था सारा काम का मैंने यहाँ पर ला लिया। फिर भी मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूँ, सेमी कंडक्टर चैप्टर आप 11 स्टैंडर्ड से पूरा गो थ्रू कर लो। 11 स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक होगी, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। ये पूरे के पूरे PYQs मैंने यहाँ पर तो कवर करा लिए जो 11 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गॉट इट। तो अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में हमको सेमीकंडक्टर का 12 स्टैंडर्ड से रिलेटेड पोर्शन पढ़ना है। तो उसके लिए पहले आपको ये प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसमें जो बेसिक चीज़ें आज बताई गई है, डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, एक 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज लगता है। तो ये चीज़ें आप एक बार गो थ्रू करो। ये लेक्चर हो जाए तो ही अगले लेक्चर में आपको मज़ा आ सकता है, या फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट। चलो, थैंक यू वेरी मच।